जैसे लास्ट लेक्चर में हम कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे थे ना, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले मैंने फार्मूला डिराइव किया था ये वाला, विदाउट एनी मीडियम या विदाउट एनी स्लैब। फिर मैंने एक आधा भी अगर डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें तो फिर कैपेसिटी क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये चीज हमने डिस्कस की थी यहां। अब इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी करवा दिए थे मैंने कि भाई स्लैब लैब का कोई डाटा दे रखा हो, कैपेसिटी निकालनी हो, कैपेसिटी को रिलेट करना हो तो निकाल सकते थे। तो ये था कल का डिस्कशन। अब इसी को आगे बढ़ाना हमने, इसी लेक्चर को, वही लेक्चर चल रहा है तो इसमें कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इसी से रिलेटेड, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। ये कहता है कि भाई जैसे कैपेसिटर था हमारे पास, मान लो ये कैपेसिटर एक, आमतौर पर ना यूं बढ़ाएंगे हम कैपेसिटर को आगे चलकर इस तरीके से, रूटीन में यूं बढ़ाएंगे। ये सिंबल होगा कैपेसिटर का, ऐसे बना दिखेगा आपको कैपेसिटर रूटीन में। तो ये कहता है भाई कैपेसिटर है, इसकी कुछ कैपेसिटी है, इसकी कुछ कैपेसिटी है। अब ये कहता है कि हमने क्या किया, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, और स्लैब की जो थिकनेस है ना, स्लैब की जो थिकनेस है वो d/3 है। इनिशियल डिस्टेंस d था, इनिशियल डिस्टेंस d था, तो स्लैब की थिकनेस d/3 है। क्वेश्चन को समझना, ये कहता है कि अगर हम ये चाहते हैं, क्वेश्चन को समझना, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटी, कैपेसिटर की कैपेसिटी स्लैब डालने के बाद, कैपेसिटर की कैपेसिटी स्लैब डालने के बाद पहले के बराबर रहे, जितनी पहले कैपेसिटी थी स्लैब डालने के बाद भी उतनी ही कैपेसिटी रहे। तो बताइए हमें कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना इंक्रीज करना पड़ेगा अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब इज 2। अगर इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है और हम ये चाहते हैं कि स्लैब डालने के बाद, क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। ये कहता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि स्लैब डालने के बाद कैपेसिटी चेंज ना हो, पहले के बराबर हो, तो व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ज्यादा करना पड़ेगा हमें, पहले डी था तो बुक से बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा ताकि बाद में कैपेसिटी इनिशियल कैपेसिटी के बराबर हो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं इसको सोल्व करता हूं। मैं ये मान लेता हूं लेट नया डिस्टेंस है डी डैश, लेट न्यू डिस्टेंस इज डी डैश। तो भाई देखो नई कैपेसिटी सी डैश वो होगी एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी डैश माइनस d/3 प्लस d/3 ओवर 2। टी की वैल्यू d/3 दे रखी है, तो ये नई कैपेसिटी वाले फॉर्मूले में डी की जगह मुझे डी डैश लिखना पड़ेगा क्योंकि नया डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया है। तो डी की जगह तो डी डैश लिख दिया, थिकनेस d/3 है, के 2 दे रखा है, और ये कहता है कि सी डैश और सी बराबर होने चाहिए, जो इनिशियल कैपेसिटी और वो फाइनल कैपेसिटी बराबर होने चाहिए। तो व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो इक्वेट करके देखो, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी डैश माइनस d/3 प्लस d/6 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। मुझे यहां डी डैश और डी का डिफरेंस चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है ये, मेरी ये रिक्वायरमेंट है भाई, ये चाहिए मुझे, इसका आंसर चाहिए। ये टर्म काट दो, तो इसको देखो सोल्व करने के बाद क्या लिखेगा, डी डैश माइनस d/6 इज इक्वल टू डी। तो डी डैश माइनस डी इज इक्वल टू d/6। तो यही मैंने पूछा था आपसे, डिफरेंस कितना होगा d/6। हाँ d/6 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस पूछा था कितना क्रिएट करें, डिस्टेंस को कितना बढ़ाएं।
ताकि डिस्टेंस पहले बढ़ाने से कैपेसिटी पहले के बराबर रह जाए। ये हमारा क्वेश्चन था बेटा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये आर्टिकल देखो। हाँ बिल्कुल सही, D/6 आएगा आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इसमें क्या कह रहा है ये देखो, क्वेश्चन समझो। ये रहा एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में ना ये कंडक्टिंग स्लैब डाल दी हमने, की बार कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, कंडक्टिंग स्लैब। तो अब ये पूछ रहा है कैपेसिटी बताओ, व्हाट विल बी द कैपेसिटी अगर कंडक्टिंग स्लैब डाल दो तो देखो कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, Q/V है, Q/V। इस फार्मूले का यूज करना मुझे भाई, इससे निकलेगी कैपेसिटी। और V क्या था? V था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो मैं कुछ कंसीडरेशन करता हूं, जैसे बाकी डेरिवेशन की वैसे ये होगी। चार्ज कंसीडर करो, ये डिस्टेंस D है, इसकी थिकनेस T मानो। सेम मेथड, कोई चक्कर ही नहीं है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करांगे हम, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचेंगे। देखो यहां एयर है, यहां भी एयर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, इतना तो पता ही होगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहां, और यहां E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? 3 E0 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? सिग्मा की वैल्यू Q/A। ये E0 की वैल्यू कोई डाउट नहीं है इसी मेरे ख्याल से। तो अब निकालो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होगा E0 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा जिसमें E0 है, ये वाला डिस्टेंस लेना है और ये वाला डिस्टेंस लेना, दोनों मिला के देखो कितना है, ये और ये मिला के देखो कितना बनेगा। मेरे ख्याल से D-T बनेगा, तो D-T से मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? Q/A एप्सिलॉन नॉट D-T। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कैपेसिटी के फार्मूले में पुट कर दो, आंसर आ गया। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू Q/D-T ओवर A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट गया, ये वैल्यू ऊपर ले आओ, तो कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट A ओवर D-T। ये कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट A ओवर D-T। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ कैपेसिटी। तो ये कंडक्टिंग स्लैब के साथ आ गया, कंडक्टिंग स्लैब के साथ। मैं कह रहा हूं देखो, आप चलो कंसेप्चुअली रटो मत चीजों को, पहले बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, C/Q/V होता है। फिर हमें देखना कि V कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से निकाल लो, आंसर आ जाएंगे आपके। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें K का कोई चक्कर नहीं आया। कल वाले डेरिवेशन में K आ रहा था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा था, इसमें K का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि अगर कंडक्टर है ना तो कंडक्टर का K तो इनफाइनाइट होना है, चाहे कंडक्टिंग स्लैब किसी चीज की हो। अगर ये कंडक्टर चाहे कॉपर की स्लैब हो, चाहे आयरन की हो, चाहे एल्यूमिनियम की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए आंसर यही आएगा। डायलेक्ट्रिक में तो K सबका अलग अलग होता है, कंडक्टर में तो सबका K इनफाइनाइट लेना अपन है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में, तो K का कोई चक्कर नहीं, थिकनेस पर डिपेंड करेगा, बस ये थिकनेस पर डिपेंड करेगा, T पर। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो सारी कंडक्टर किसी भी चीज की स्लैब ले लोगे इनफाइनाइट ही होगा। और वही कल वाली बात, स्लैब की पोजीशन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम स्लैब चाहे इसके नजदीक रखो, इस प्लेट के नजदीक रखो, सेंटर में रखो, अगर यही स्लैब इसी तरीके से रखी है तो यही आंसर आना है, यही आंसर आना है, कोई अलग आंसर नहीं आना। इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है, वो नोट करना आपने। जैसे देखो, अब ये पॉइंट नोट करना, मान लीजिए T=D है। T=D का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझो। T=D का मतलब पूरे पोर्शन में स्लैब डाल दी, पूरे पोर्शन में स्लैब डाल दी, पूरे पोर्शन में। अगर कंप्लीट पोर्शन में स्लैब डाल दें, T=D बोलेंगे फिर हम। देखो कैपेसिटी कितनी आएगी, फिर कैपेसिटी आएगी एप्सिलॉन नॉट A ओवर D-D, मतलब एप्सिलॉन नॉट A ओवर 0, तो बच्चे बोलेंगे इनफाइनाइट। देखो, तो ये जो C आया ये इनफाइनाइट आया। अब इनफाइनाइट आने का मतलब क्या होगा भाई, सोचो।
यहां से तो आपको ये लगेगा भी ये जो कैपेसिटर है ना, इसी कैपेसिटी इनफाइनाइट होगी, ये इसका मतलब इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर लेगा, इसका मतलब ये इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर लेगा, एस को देख के आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर आपने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पूरे पोर्शन में कंडक्टर डाल दिया, सुनना मेरी बात को ध्यान से, नोट भी करना है, लिख भी लेना है ये। अगर आपने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कंप्लीट पोर्शन में स्लैब डाल दी, कंप्लीट पोर्शन में स्लैब डाल दी, तो ये कैपेसिटर कैपेसिटर की तरह काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं ये काम नहीं करेगा कैपेसिटर की तरह, ये एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा, ये चार्ज को भी स्टोर नहीं कर पाएगा। ये नोट करना, ये लिखना है, इट कैन नॉट स्टोर चार्ज और एनर्जी इफ कंप्लीट पोर्शन इज फिल्ड विद द कंडक्टिंग स्लैब। नोट कर लो यो, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बता रखा है कि एनर्जी वहां स्टोर होती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एनर्जी वहां स्टोर होती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब अगर पूरे पोर्शन में आप कंडक्टिंग स्लैब बोल दोगे पूरे पोर्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह जीरो होगी। अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो एनर्जी स्टोर ही नहीं करेगा, और जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर नहीं करेगा वो किस काम का, वो तो किसी काम का नहीं, वो तो लगाया ना लगाया बात बराबर है। तो ये ना तो चार्ज स्टोर कर पाएगा ना ही एनर्जी को स्टोर कर पाएगा। इस कैपेसिटी इनफाइनाइट का मतलब ये है, यहाँ बिल्कुल एनर्जी स्टोर नहीं होगी भाई, एनर्जी वहां स्टोर होती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इट विल नॉट बिहेव लाइक कैपेसिटर। वैसे भी ना देखो, कैपेसिटर की एक प्लेट पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इधर सुनो एक बार और थोड़ा कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। कैपेसिटर की एक प्लेट पर होता है पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पर उतना ही होता है नेगेटिव चार्ज। अगर मैं पूरे पोर्शन में कंडक्टर भर दूंगा ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को चलने का रास्ता मिल गया, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कोई चार्ज स्टोर नहीं करेगा, कोई चार्ज स्टोर नहीं करेगा। तो इसलिए कभी भी नोट कर लेना बात ये, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कंप्लीट पोर्शन में कभी भी कंडक्टिंग स्लैब नहीं डाली जाती। कंडक्टिंग स्लैब कुछ पोर्शन में डाल सकते हो, कुछ पोर्शन में, पूरे पोर्शन में नहीं डाल सकते। नॉन कंडक्टिंग स्लैब पूरे पोर्शन में डाल सकते हो, नॉन कंडक्टिंग का कोई चक्कर नहीं, वो तो कितने में भर दो। लेकिन कंडक्टिंग स्लैब अगर चाहोगे तो कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में भर पाओगे, कंप्लीट पोर्शन में नहीं भर सकते। चलिए ये तो होगा भाई कैपेसिटर की कैपेसिटी विद कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब। अब इसमें देखो एक चीज, मैंने कहा भाई यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। ई नॉट में एयर या वैक्यूम के लिए पुट कर रहा हूं, ई नॉट या एयर या वैक्यूम के लिए ई नॉट लिख रहा हूं। कंडक्टर जैसे आपने बोला इसके अंदर ही हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो पोटेंशियल के बारे में बताओ मुझे, पोटेंशियल के बारे में, व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। क्या यहां का और यहां का पोटेंशियल के बारे में क्या बता सकते हैं मुझे, कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल के बारे में। मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस कंडक्टर विल बिहेव लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल होगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इससे पहले आर्टिकल में कि कंडक्टर के पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होगी, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर विल बी सेम, कांस्टेंट होगा पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट कंडक्टर के, हाँ कांस्टेंट सेम होगा हर जगह, बिल्कुल हर जगह सेम होगा या कांस्टेंट होगा, ये कह सकते हैं आप, इक्वी पोटेंशियल होगा ये, इक्वी पोटेंशियल। इंसुलेटर में नहीं था इक्वी पोटेंशियल, इंसुलेटर में तो अलग पोटेंशियल थे, बट कंडक्टर में पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल, कंडक्टर का हर जगह का पोटेंशियल बराबर होगा और कंडक्टर को हम इक्वी पोटेंशियल कह सकते हैं। ये है आर्टिकल अपने काम का। देखो इसमें लिखा है फोर्स, फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में फोर्स लगाएंगी, कितना फोर्स लगाएंगी वो निकालना मुझे। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, कितना फोर्स वो एक्सर्ट करेंगी वो फोर्स मुझे निकालना है। पहले आपको ये समझना कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में फोर्स क्यों लगाएंगी, और वो फोर्स जो लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये सब पूछा जाएगा अपने पे। तो बेटा पहले तो ये देखना है कि जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि एक प्लेट पर चार्ज है पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर चार्ज है नेगेटिव, एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरी पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। एक प्लेट दूसरे प्लेट को अट्रैक्ट करेगी क्योंकि चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। फिर बात यह आएगी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन टू प्लेट्स, या फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन प्लेट ऑन अनदर प्लेट। तो बेटा फोर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है,
F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई एक फोर्स का फॉर्मूला है, याद हो तो आप लोगों को। क्यू तो का चार्ज, क्यू चार्ज, तो इस फोर्स की वैल्यू बता सकते हो, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। दिस इज द फोर्स exerted by one plate on another plate। मुझे आंसर बता सकते हो इसका क्या आएगा? इसका आंसर बताओगे मुझे क्या आना चाहिए? लिख के बताओ भाई, आंसर बताओ मुझे लिख के, क्या आंसर आएगा? कौन बच्चा ट्राई करेगा, देखते हैं कौन कौन बच्चे आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ भाई। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। नहीं भाई, देखो देखो कुछ बच्चे ना कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा इसलिए था कि बच्चे इसमें गलती करेंगे, और मैक्सिमम वो गलती करने लग रहे हैं, मैक्सिमम वो गलती करने लग रहे हैं। दो ही बच्चों ने ध्यान दिया, यस और यास्मीन है। मैं बताता हूं इसका आंसर, देखो सुनो। इसमें बच्चे पता है गलती क्या करी आप लोगों ने? आपने गलती ये की, आपने ई की वैल्यू ये भर दी, आपने ई की ये वैल्यू भर दी, जबकि आपने ई की वैल्यू पता क्या भरनी है? ये भरनी है। आपको ई की ये वैल्यू पुट करनी है। क्यों पुट करनी है समझो। देखो मैं, आप क्या गलत कर गए समझो एक बार। देखो मैंने क्या पूछा, फोर्स ऑफ वन प्लेट ऑन अनदर प्लेट, फोर्स ऑफ वन प्लेट ऑन अनदर प्लेट। इसका मतलब मुझे एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिएगी, एक प्लेट ने दूसरी प्लेट पर जो फोर्स लगा है वो निकालना है। तो एक की मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, दूसरे का मुझे चार्ज चाहिए। एक प्लेट ने दूसरी पर लगाना है, तो जिसका जिसका फोर्स निकाल रहे हो ना उसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे वाले का चार्ज। तो मुझे एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ना कि टोटल। तो एक प्लेट की तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक प्लेट की तो एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने ये लिख दिया, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू लिख दी, जो प्लेट्स के बीच में नेट वैल्यू है। ये तो दोनों की मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे तो एक का फोर्स दूसरे पे चाहिए, तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिएगी। तो F इज इक्वल टू क्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू बोलो तो क्यू ओवर ए। तो यहां से फोर्स की वैल्यू बनेगी क्यू स्क्वायर ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स की वैल्यू बनेगी क्यू स्क्वायर ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान देना था भाई। हाँ, अब ये कॉमन मिस्टेक थी इसमें, ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना, और जबकि लिखना है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे से ध्यान रखियो, गलती मत कर दियो भैया। ये बताओ स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स याद है? स्प्रिंग फोर्स की एक्स होता था, स्प्रिंग फोर्स की एक्स के बराबर। अब मैं इसका थोड़ा कंसेप्ट को बढ़ा रहा हूं, इसी को मैं स्प्रिंग के साथ रिलेट करूंगा। एक क्वेश्चन लूंगा मैं अभी जिसमें स्प्रिंग और ये जो फोर्स है ये क्लियर होंगे आपके। ओके चलो फिर, अब मैं स्प्रिंग फोर्स के साथ इसको रिलेट करता हूं। स्प्रिंग फोर्स के साथ देखो, ये इसका फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना है। और स्प्रिंग का फोर्स का फॉर्मूला kx होता है। उन दोनों का यूज करके एक क्वेश्चन बना देते हैं फिर हम। अब मेरे क्वेश्चन को पहले मैं समझाता हूं, क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूं पहले मैं, फिर मैं इसको सोल्व करूंगा। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इसको मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनना है। देखो क्या दे रखे इसमें, ये कह रहा है एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी है C, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C है। ये एक सेल से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल है V, सेल का पोटेंशियल V है, और कैपेसिटर की एक प्लेट के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है। कैपेसिटर की एक प्लेट के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है। जिस प्लेट के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, इसका मतलब वो प्लेट मूवेबल होगी, वो प्लेट आगे पीछे सरक सकती है। इसका मतलब ये हो गया, स्प्रिंग लगाने का मतलब ये होगा। दूसरी प्लेट होगी फिक्स, दूसरी प्लेट होगी फिक्स होगी। क्वेश्चन ये है कि भाई शुरू में जैसे मान लीजिए हमने ये बैटरी को ऑन नहीं किया था, शुरू में लेट बैटरी ऑफ थी। पहले मैं कह रहा हूं पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा। अगला क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपसे पूछूंगा, तो पहले क्वेश्चन को समझना है आपने ध्यान से। जैसे आप ये सोचो, पहले ये जो कैपेसिटर है इसके साथ बैटरी कनेक्टेड नहीं थी। जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी तो शुरू में कोई चार्ज नहीं होगा, शुरू में कोई चार्ज नहीं था। उस टाइम इसकी कैपेसिटी C थी, उस टाइम इसकी कैपेसिटी शुरू में C थी। उसके बाद आपने क्या करा, बैटरी को ऑन कर दिया। बैटरी ऑन करने से चार्जेज आए, चार्जेज आने से इनमें अट्रैक्शन हुई प्लेट्स में, प्लेट्स ने अट्रैक्ट किया। ये वाली प्लेट तो फिक्स है, ये तो चल सकती नहीं, बट ये मूवेबल है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो जब अट्रैक्शन हुई तो इन्होंने एक दूसरे को खींचा, तो ये प्लेट इधर आएगी,
ये प्लेट इधर आएगी तो स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग होगी स्प्रिंग में। तो ये कहता है कि जिस टाइम इक्विलिब्रियम एक्वायर हुआ ना, जिस टाइम इक्विलिब्रियम एक्वायर हुआ उस टाइम ये डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस का आधा रह गया। ये प्लेट यहां से आगे सरक गई और फाइनल डिस्टेंस d/2 हो गया। फाइनल डिस्टेंस होगा d/2 इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। फाइनल स्टेट में या इक्विलिब्रियम स्टेट में डिस्टेंस d/2 हो गया। तो ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा। बेटा इसने बोला इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम के अंदर पहले तो देखो फोर्सेस देखो इसमें कौन से लग रहे हैं। इस प्लेट पर जो मूवेबल प्लेट है उसकी बात करूंगा मैं। तो ये जो प्लेट है ये वाली यहां से सरक के यहां आ गई है, ये प्लेट आगे आ गई है। तो ये सामने वाली प्लेट इसमें फोर्स लगा रही है, पीछे सामने वाली प्लेट फोर्स लगा रही है। साथ में स्प्रिंग भी खिंच गया है, स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग आ गई, तो स्प्रिंग का फोर्स पीछे लग रहा है, स्प्रिंग का फोर्स पीछे लग रहा है। पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करी है। इक्विलिब्रियम में ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। तो स्प्रिंग का फोर्स होगा kx, स्प्रिंग का फोर्स होगा kx। ये जो पॉजिटिव प्लेट ने फोर्स लगाया है ये होगा कि उसके ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। प्लेट्स का फोर्स होगा q स्क्वायर ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट और ये f डैश होगा kx। अब x क्या है, ये है x, मेरे ख्याल से ये d/2 है, दिस x इज d/2, d/2। q क्या है, व्हाट इज q। q में गलती करेंगे बच्चे, मेन पॉइंट नोट करना। आप जो बताने जा रहा हूं बच्चे, q क्या लिखेंगे cv, क्योंकि आम से फॉर्मूला है q cv होता है, लेकिन आपने cv नहीं लिखना, आपने q को ध्यान से नोट कर लेना इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। q होगा 2cv, q 2cv होगा। बच्चे के दिमाग में आएगा 2cv कहां से ले आए मास्टर, cv होता है चार्ज, तो बिल्कुल होता है cv चार्ज, बट मैं 2cv इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनिशियल कैपेसिटी c थी, इनिशियल कैपेसिटी c थी, हमें चाहिए इस टाइम फाइनल कैपेसिटी चाहिए मुझे। तो फाइनल कैपेसिटी, फाइनल इनिशियल डिस्टेंस d था, इनिशियल डिस्टेंस d था, फाइनल डिस्टेंस d नहीं है, d/2 है फाइनल डिस्टेंस। और अगर फाइनल डिस्टेंस आधा हो गया तो कैपेसिटी डबल हो चुकी है। क्या कह गया मैं, इनिशियल कैपेसिटी c थी, लेकिन मुझे तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जो कैपेसिटी वो चाहिए, और इक्विलिब्रियम स्टेट में कैपेसिटी डबल हो चुकी है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस आधा हो चुका है प्लेट्स के बीच का, तो इसलिए मैंने 2cv लिखा है। तो क्यों निकालते हो तो कॉमन मिस्टेक होगी इसमें, क्यों बच्चे cv लिखेंगे और लिखना है 2cv। तो 2cv का स्क्वायर ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट, यहां से आप k की वैल्यू निकाल दो, यहां से k की वैल्यू निकाल दो। अब देखो k की वैल्यू क्या है यहां से, तो k d/2 इज इक्वल टू 4c स्क्वायर v स्क्वायर ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। इस 2 से 2 कट गया तो k की वैल्यू आई 4c स्क्वायर v स्क्वायर ओवर a एप्सिलॉन नॉट d। मेरे ख्याल से तो ये आंसर आया भाई, आ गई है वैल्यू, ओके। अब ये ध्यान देना है इसमें कि भाई आपने क्यों क्या लिखना है, ये मिस्टेक ना हो जाए, ये ध्यान रखियो भाई अपनी, ये मिस्टेक आपसे ना हो जाए, ये ध्यान रखियो, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस हैं क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त। बच्चा ये सोचेगा कैपेसिटी सी है तो क्यू सीवी होगा, बट मैं लिख रहा हूं कैपेसिटी सी है तो वो सी तो इनिशियल कैपेसिटी है, हमें तो फाइनल कैपेसिटी चाहिए जब प्लेट आगे आ चुकी है, तो उस टाइम फाइनल कैपेसिटी d/2 के हिसाब से निकलेगी, तो इसका मतलब कैपेसिटी डबल हो चुकी होगी, उस डबल के हिसाब से चार्ज निकलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ लो भाई, आप तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए? सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ लो आप लोगों से, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करके मुझे बताना है, सेम टू सेम, सेम कॉन्सेप्ट। देखो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कर दिया मैंने, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है पहले की तरह ही, बट अब की बार बोथ दी प्लेट्स आर कनेक्टेड विद दिस आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, दोनों प्लेट आइडेंटिकल स्प्रिंग्स के साथ कनेक्टेड हैं, इट मींस दोनों प्लेट मूवेबल हैं, दोनों ही प्लेट मूवेबल हैं। ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इफ डिस्टेंस बिटवीन द
प्लेट्स बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इनिशियल कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज सी। अब बताओ तुम किस क्वेश्चन को सोल्व करो, अब करो सोल्व तुम इसको, तुम बताओ कैसे सोल्व करोगे भाई। अगर इनिशियल कैपेसिटी सी थी, फाइनल डिस्टेंस, अब की बार पता क्या होगा, फर्क क्या है पहले वाले क्वेश्चन से इसमें क्या फर्क है, इसमें दोनों प्लेट सरकेंगी, दोनों प्लेट सरकेंगी, यह प्लेट यहां आ जाएगी, यह प्लेट यहां आ जाएगी और यह प्लेट यहां आ जाएगी, ये डिस्टेंस d/2 रह गया, तो ये स्प्रिंग भी खिंच गया और ये स्प्रिंग भी खिंच गया भाई, दोनों स्प्रिंग खिंच गए। किसी भी एक स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो d/4 हुआ, किसी भी एक स्प्रिंग में जो खिंचाव आया वो d/4 आया, कुछ नहीं रही हो। के एक्स इज इक्वल टू एफ और k इंटू d/4 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, तुम गलती करके बिना बात यार। और क्यू की वैल्यू 2cv भर दो, सेम तरीका है। तो ये इसमें मतलब d/4 लेना था, किसी भी एक स्प्रिंग में खिंचाओ d/4 आया, एक d/4 एक सरक गया, d/4 दूसरा सरक गया, इतना क्वेश्चन था ये, बस और कुछ नहीं था। ठीक, चलो मैं मान लेता हूं समझ में आ गया होगा। जो छोटी मोटी गलती हुई, किसी भी एक प्लेट का डिस्प्लेसमेंट लेना था आपने, क्योंकि किसी एक प्लेट पर इक्विलिब्रियम लगाना था। इस प्लेट, किसी भी एक प्लेट पर इक्विलिब्रियम लगाते हैं, इस पर फोर्स लग रहा होता पीछे kx, इस पर kx पीछे लग रहा होता और f आगे लग रहा होता, ऐसे इस पर लग रहे होते, f आगे kx पीछे, तो या तो इक्विलिब्रियम इस पर लगा दो या इक्विलिब्रियम इस पर लगा दो, किसी भी एक पे इक्विलिब्रियम लगा दो, आपकी मर्जी थी, किसी भी एक पर। थोड़ा क्वेश्चन का टाइप चेंज करता हूं, ग्राफ के क्वेश्चन लेता हूं, ग्राफ के क्वेश्चन लेता हूं, इससे पहले पोटेंशियल निकाल के फिर ग्राफ के क्वेश्चन लूंगा मैं। देखो थोड़ा सा ना इसको यहां नहीं, अलग समझाता हूं, बोर्ड पर समझाता हूं, बोर्ड पर जैसे ये पेपर में मिलेगा ना आपको, उस तरीके से समझा देता हूं मैं। देखो ये कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड है, ये प्लेट अर्थ से कनेक्टेड दिखा रखी है। अब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, बैटरी या सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V0 है। तो कैपेसिटर की ये प्लेट होगी पॉजिटिव और ये प्लेट होगी नेगेटिव। ये वाली प्लेट अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड, तो इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, तो इसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है। मैं पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझा रहा हूं आपको। अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये V0 क्या है, दिस इज व्हाट इज दिस V0, V0 है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस। V0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैं क्वेश्चन को ध्यान से समझा रहा हूं, पहले आगे यूज होगी बार बार ये चीजें, फिर मैं डायरेक्ट बोलूंगा आगे चल के। तो पहले तो आपको ये V0 समझना है, V0 इज द डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, बट नेगेटिव 0 है, नेगेटिव अर्थ से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये जो बैटरी है ना, बैटरी का ये जो टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है। पहले मैं हर एक की पोटेंशियल बता रहा हूं अलग अलग। ये बैटरी का नेगेटिव अर्थ से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है। कैपेसिटर की नेगेटिव भी अर्थ से कनेक्टेड है, उसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है। जो जो चीजें अर्थ से कनेक्टेड होंगी उन सब का पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 माना जाता है। अब देखो इन दो का डिफरेंस V0 है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस V0 है, और एक का 0 है, तो इसका कितना होया पोटेंशियल V0, इसकी वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई V0, क्योंकि डिफरेंस इज V0। अब इसका पोटेंशियल V0 है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी V0 है। तो पहले तो ये अलग अलग पॉइंट्स के, अलग अलग प्लेट्स के पोटेंशियल की वैल्यू समझ में आनी चाहिए, 0 क्यों लिख रखी है, किसी का V0 किसी का 0 क्यों लिखा मैंने, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन समझना आप क्या है, जैसे मान लो ये डिस्टेंस है D, लेट ये डिस्टेंस है D, ये पूछ रहा है इसकी प्लेट्स के बीच में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम, यहां कोई भी पॉइंट ले लेते हैं एट डिस्टेंस x, एट डिस्टेंस x। तो ये कह रहा है भाई यहां का तो 0, इस प्लेट का तो पोटेंशियल 0 है, इस प्लेट का है V0, तो यहां का पोटेंशियल बताओ, यहां का कोई भी बीच में पॉइंट कहीं भी ले लो आप। तो जैसे मान लो यहां का पोटेंशियल है V, तो हमें ये V बताना है, हमारा काम है ये V बताना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। तो ये तो है क्वेश्चन क्या था, अब मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा V कैसे निकालना है। बेटा देखो हमारे पास एक फार्मूला है dV इज इक्वल टू -E dr cos थीटा, -E dr cos थीटा, ये फार्मूला है हमारे पास एक, ध्यान होगा
इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं जाऊंगा यहां से यहां, इधर जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, मेरी ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये जा रहा हूं मैं, इधर जा रहा हूं, ई भी इधर है, ई इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन। तो मेरा ये पोटेंशियल होगा फाइनल, ये फाइनल, और यहां का होगा इनिशियल। तो मैं डीवी को क्या लिखूं, डीवी को क्या लिखूं, वी माइनस वी नॉट। मैं इस फार्मूले में डीवी लिखूंगा वी माइनस वी नॉट, ये फाइनल पोटेंशियल, ये इनिशियल पोटेंशियल। तो वी माइनस वी नॉट लिखूंगा इक्वल टू माइनस ई एक्स कॉस जीरो, माइनस ई एक्स कॉस जीरो, क्योंकि मैं इधर जा रहा हूं तो थीटा होगा जीरो। तो यहां से मुझे निकालना v, तो v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ई एक्स, वी नॉट माइनस ई एक्स, ई की वैल्यू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। तो ये v की वैल्यू आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भर दो, ये पोटेंशियल एट x डिस्टेंस आएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v नॉट माइनस ई एक्स और e की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भरनी है आपने। ठीक है, समझ में आया, क्लियर? तो क्वेश्चन क्या था कि आपको डाटा दे रखा था, बीच में कोई पॉइंट था, उस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा था, वो निकाल दिया आपने। बच्चा क्लियर तो हो ही गया है। तो यही से बच्चों से पूछ लेता हूं मैं, क्या बात है बच्चे, बड़े अच्छे बच्चे, भाई x के साथ v का ग्राफ बनाओ, x के साथ v का ग्राफ बनाओ, v का ग्राफ बनाओ x के साथ। चलो फिर v का ग्राफ बनाओ, कौन बनाएगा? ड्रा द ग्राफ ऑफ v विद x। ये ग्राफ आएगा भाई, इनिशियल है v नॉट, यहां वैल्यू कितनी है, यहां वैल्यू है v नॉट, जितना इधर जाओगे घटेगी, और यहां पे आते वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ आएगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा? क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल x और वेरिएबल v है, v और x दो वेरिएबल है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इससे मैच करिए, ध्यान करो 11th में पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स के साथ, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, इसके साथ मैच करिए। पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप, इसलिए ग्राफ आएगा। क्वेश्चन को एक बार देखो ध्यान से, मैं करवाता हूं फिर आपसे पूछूंगा। इसमें ना थोड़ी डायग्राम मैं उसी में बनाता हूं यार, मैं ही बनाता हूं अलग से। इसको यूं ही समझो बेटा, पहले वाले से कंपेयर कर देता हूं मैं, समझाना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो उसी से कंपेयर करके बना देता हूं मैं। जैसे ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट, और यहां ना बीच में ये हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब दे दी बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब दे दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, फिर कंडक्टिंग स्लैब के लिए लूंगा, अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है। अब जैसे ये प्लेट होगी पॉजिटिव बेटा, ये तो हमारी पॉजिटिव प्लेट होगी, ये होगी हमारी नेगेटिव प्लेट। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अब हिंट दे रहा हूं मैं। यहां आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट, यहां पर भी ई नॉट, और यहां होगी ई, बीच में मीडियम ना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। आपको पता है ई की वैल्यू ई नॉट बाई के होगी, ई की वैल्यू ई नॉट बाई के होगी। अब देखो, मैं ये मानूंगा कि सारे डिस्टेंस बराबर हैं, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब बराबर है। अब मैं वही ग्राफ आपसे पूछूंगा x के साथ v का, x के साथ v का, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट। जैसे मैं पॉजिटिव, ऐसे सोचो जैसे मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जाऊंगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जाऊंगा, तो x रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट। तो ये ग्राफ बनाओ v का x के साथ, v का ग्राफ x के साथ बनाओ। एक मैं हिंट देता हूं आपको, देखो बेटा, जब भी आप v और x का ग्राफ बनाओगे ना, v और x का ग्राफ, तो इस ग्राफ का स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा, ये हिंट है। इस ग्राफ का स्लोप जो होगा ना v और x,
इसका स्लोप होगा डीवी बाई डी एक्स। इसका स्लोप क्या होगा? डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स स्लोप होगा। और याद करो E इजिकल टू डीवी बाई डी आर लिखा था हमने कहीं, E इजिकल टू डीवी बाई डी आर लिखा था। तो डीवी बाई डी आर या डीवी बाई डी एक्स ई को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफ का स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। मैं सारे डिस्टेंस बराबर मान के पूछ रहा हूं वी और एक्स का ग्राफ कैसा आना चाहिए, वी और एक्स का कैसा ग्राफ आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो किसी का ग्राफ आएगा ना, जो मुझे लगता है, तो यूं आना चाहिए भाई, वो ऐसे, फिर बीच वाला का रंग बदल दूं, फिर ऐसे, और फिर रंग बदल दूं तो कुछ ऐसे। ये ए, 2A, 3A, फर्स्ट और थर्ड इनका सेम स्लोप होना चाहिए। इसका लेस स्लोप, ये फर्क होना चाहिए इनमें। ये इस तरह ग्राफ आना चाहिए आपका। ना 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 ना, आएगा तो स्ट्रेट लाइन ही, आएगा तो स्ट्रेट लाइन ही। स्लोप का फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो जैसे यहां से यहां है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यहां से यहां है इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, फिर ई नॉट है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ग्राफ का स्लोप कम होना चाहिए। ग्राफ का स्लोप कम करने के लिए इसको थोड़ा सा फ्लैट सा कर दो, ओरिजेंटल के नजदीक ले आओ, तो इस पोर्शन का स्लोप कम होना चाहिए, इसका स्लोप कम होना चाहिए, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है।